नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल पर। आप देख रहे हैं डॉक्टर से पूछो और मैं हूं आपके साथ अंशिका। तो दर्शकों, एक सफ़र पर हम लोग लगातार चल रहे हैं और ये सफ़र है अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने का और इम्प्रूव करने का। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मेंटल हेल्थ के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तो उन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं, और आज के एपिसोड में हम क्या कुछ चर्चा करने वाले हैं, कौन से मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं, ये जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जीवन के हर चरण में मानसिक स्वास्थ्य का बेहतर होना बहुत जरूरी है। लेकिन आपने कभी ना कभी किसी को ये जरूर कहा या सुना होगा कि दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? क्या ये महज एक बात है या जाने अनजाने में वे आपके मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं? आज की इस भागदौड़ से भरी जिंदगी में हमारे मेंटल हेल्थ का प्रभावित होना एक आम बात है, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में हर 8 में से 1 व्यक्ति मानसिक विकार के साथ जी रहा है। मेंटल हेल्थ सीरीज के इस क्रम में आज हम बात करेंगे बाइपोलर डिसऑर्डर और अल्जाइमर की। बाइपोलर डिसऑर्डर यानी मैनिक डिप्रेशन। इसमें मन लगातार कई हफ्तों तक या महीनों तक या तो बहुत उदास या फिर अत्यधिक खुश रहता है। उदासी में नकारात्मक और मैनिया में मन में ऊंचे ऊंचे विचार आने लगते हैं। WHO की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में करीब 40 लाख लोग इस मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं। इस बीमारी की शुरुआत अक्सर 14 साल से 19 साल के बीच होती है। इससे पुरुष और महिलाएं दोनों ही समान रूप से प्रभावित होते हैं। वहीं अल्जाइमर एक तेजी से फैलने वाला रोग है जो याददाश्त और अन्य महत्वपूर्ण मानसिक कार्यों को नुकसान पहुंचाता है। इस रोग में मस्तिष्क की कोशिकाएं खुद ही बनती और खत्म होने लगती हैं, जिससे याददाश्त और मानसिक कार्यों में लगातार गिरावट आती है। ये डिमेंशिया का सबसे आम कारण होता है, जिससे हमारी बौद्धिक क्षमता बेहद कम हो जाती है। WHO के अनुसार वर्तमान में 60% से अधिक निम्न और मध्यम आय वाले देशों में डिमेंशिया के सबसे ज्यादा मरीज हैं, और हर साल लगभग 1 करोड़ नए मामले सामने आते हैं। डिमेंशिया वर्तमान में मृत्यु का 7वां प्रमुख कारण है और विश्व स्तर पर वृद्ध लोगों में विकलांगता और निर्भरता के प्रमुख कारणों में से एक है। तो दर्शकों, इस रिपोर्ट में आपने देखा कि हम बात करने वाले हैं अल्जाइमर के बारे में और बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। तो ये दोनों क्या हैं, क्या समस्याएं इनके दौरान आती हैं जब ये हमारे जीवन में आती हैं, तो और इनको कैसे हील कर सकते हैं, इनके बारे में जानेंगे आज के इस एपिसोड में। इस पर चर्चा करने के लिए हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट MBBS डॉक्टर एस रंजन जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर पीएमसी हिंदी चैनल पर। नमस्ते सर, एक यात्रा पर हम हमारे दर्शकों के साथ लगातार जारी हैं, चल रहे हैं अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और इसको और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए। लेकिन इस श्रृंखला में, इस यात्रा में कुछ बाधाएं आती हैं, चैलेंजेस हम इनको बोलेंगे कि जो चैलेंजेस हमारे जीवन में आते हैं वो हैं, उनमें से एक है अल्जाइमर और एक है बाइपोलर डिसऑर्डर। तो इन दोनों के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी। सबसे पहले समझना चाहूँगी अल्जाइमर के बारे में। ये अल्जाइमर क्या है? देखिए, अल्जाइमर जो है ये अधिक उम्र में, सीनियर सिटीजन 65 प्लस में ज़्यादा होता है। अधिक उम्र के व्यक्तियों में होने वाले ये एक भूलने की बीमारी है जिसमें अक्सर हमारे ब्रेन में चेंजेज होने लग जाते हैं। न्यूरोजेनेटिव डिसऑर्डर है। भूलने की बीमारी कई सारी होती हैं। अल्जाइमर में हमारा जो ब्रेन है वो थोड़ा डिजेनरेट करने लग जाता है। इट्स ए क्रोनिक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर और ये काफ़ी कॉमन है। ऐसा पाया गया है कि अधिक उम्र के लोगों में मृत्यु का 7वां सबसे बड़ा कारण जो है वो ये अल्जाइमर है। कॉमन है, बहुतों में होती है। अगर हम इसके बारे में
समझ लें तो हम इसके डेवलपमेंट को रोक सकते हैं, काफ़ी हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी, तो सर जैसा कि आपने बताया कि ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी सीरियस भी हो सकती है, तो उसके बारे में अब आपसे जानना चाहूँगी कि क्या किन-किन को होता है ये अल्ज़ाइमर? क्या सिर्फ़ इसके बारे में जैसे सुना है भूलने की जो बीमारी है, बुज़ुर्गों में ही होती है, क्या सिर्फ़ बुज़ुर्गों में भी होती है या ये युवाओं में भी हो सकती है? देखिए, भूलने की बीमारी तो किसी में भी हो सकती है। जी, अल्जाइमर जो है ये अगर हम इसको एक डिमेंशिया की तरह देखें, जी, भूलने की बीमारी, तो 60% 70% डिमेंशिया जो है, जो कि बड़ी उम्र में हो रही है, अल्जाइमर यंगस्टर में नहीं होती है। ओके, अगर यंगस्टर में डिमेंशिया होता है, भूलने की बीमारी होती है, तो उसको हम अल्जाइमर नाम नहीं देते। अल्जाइमर में हमारे ब्रेन में चेंजेज होते हैं, खासकर हमारे ब्रेन में एमाइलॉइड प्लेक, ये एक पाया गया है, साइंटिस्ट ने पाया है, उसका डिपोजिशन होने लग जाता है। एमाइलॉइड प्लेक होने के साथ साथ लॉन्ग टर्म में हमारे ब्रेन का जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो श्रिंक होने लग जाता है, जो हिप्पोकैम्पस जो मेमोरी एरिया है वो श्रिंक होने लग जाता है, जो वेंट्रिकल हैं वो बड़े हो जाते हैं, ब्रेन में चेंजेज होते हैं। जब भूलने की बीमारी ब्रेन के चेंजेज के साथ, ब्रेन के श्रिंकेज के साथ जुड़ी हुई हो और अधिक उम्र वालों को होती हो, तब ये अल्जाइमर है। भूलने की बीमारी अल्जाइमर के अलावा भी हो सकती है, किसी भी उम्र के लोगों को भूलने की बीमारी हो सकती है। सर इसके साथ ही आपने ज़िक्र किया डिमेंशिया का। जब हम डिमेंशिया के बारे में सुनते हैं और अल्ज़ाइमर के बारे में सुनते हैं, आपने दोनों को एक साथ बोला, तो क्या डिमेंशिया और अल्ज़ाइमर एक ही है या दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं? देखिए, अगर हम भूलने वाला फैक्टर लें तब उन दोनों में सिमिलरिटी है, कॉमन बात है। लेकिन जब हम उनके डेवलपमेंट प्रोसेस समझें कि ब्रेन में क्या चेंजेज हो रहे हैं और वो कैसे डेवलप हो रहा है और किनको हो रहा है, अल्जाइमर सीनियर सिटीजन्स को ही होता है। ज़्यादातर ये 65 के ऊपर के उम्र में होते हैं, कुछ लोगों को 70s में या कुछ लोगों को 80s में जाकर हो सकता है। जितने हम नोइंगली या अननोइंगली एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हों, तो उतना अपने हेल्थ पे, अपने फिजिकल हेल्थ पे, अपने मेंटल हेल्थ पे, कि मेंटल हेल्थ अल्जाइमर के मामले में फिजिकल हेल्थ से काफ़ी जुड़ा हुआ है। तो अगर जितना हम अपने फिजिकल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का केयर कर रहे हैं, उतना ये लेट ऑनसेट का, देरी से होने वाला रोग होगा। लेकिन जो इन जनरल ये 65 साल की उम्र के बाद होता है। अगर 65 साल से कम उम्र के लोगों में अगर भूलने की बीमारी है तो उनको अल्जाइमर नहीं कहा जाता। ओके, तो सर ये जो अल्ज़ाइमर की बीमारी है ये कब होती है? क्या कोई निश्चित समय होता है इसका होने का या क्या कब होती है ये? देखिए, इन जो पाया गया है, जब सीनियर सिटीजन्स में भूलने की बीमारी हो रही है, फिर उनको ढूंढा गया कि क्यों हो रहा है ऐसा, और उनके जब ब्रेन को जब स्टडी किया गया, उनके ब्रेन में एमाइलॉइड प्लेक कुछ डिपोजिशन, जिसको अगर हम नेचुरोपैथी के हिसाब से समझें तो ये कुछ अनवांटेड मटेरियल है, एक टॉक्सिन है जिसको नॉर्मली शरीर से बाहर चले जाना चाहिए था। अगर हम हर घर में हम झाड़ू करते हैं, सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, अगर क्लीनिंग नहीं हो तो बॉडी घर में अननेसेसरी चीज़ें डिपॉजिट होंगी और उससे लॉन्ग टर्म में कभी ना कभी कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। नॉर्मल काम करना है, कोई ऑफिस है, अब ऑफिस में अगर सफाई ना हो, अगर बाथरूम की क्लीनिंग ना हो, तो कुछ दिनों के बाद तो दिक्कत आएगी। रसोई में भोजन बनता है, सिंक में, अगर सिंक की सफाई हम ना करें, बस काम ही करते रहें, तो कभी ना कभी सिंक तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देगा। तो हमारी बॉडी में भी टाइम टू टाइम क्लीनिंग की, डिटॉक्स की जरूरत पड़ती है। नेचुरोपैथी का ये पर्सपेक्टिव है कि हमें डिटॉक्स करने की जरूरत है। डिटॉक्स का ये कंसेप्ट मेन स्ट्रीम मेडिकल में उतना पॉपुलर नहीं है। हाँ, चूंकि अब काफ़ी साइंटिस्ट ढूंढते रहते हैं तो धीरे धीरे आ रहा है, समझ में बात आ रही है। एंटी एजिंग पर रिसर्च करते हुए, एंटी एजिंग पर पढ़ते हुए, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन्स को हो रहा है, तो जो एंटी एजिंग के जो रिसर्च हो रहे हैं कि बढ़ती उम्र में जो चेंजेस होते हैं उसको कैसे कम किया जाए। अगर सीनियर सिटीजन्स को कोई रोग हो रहा है तो क्या हम करके उनके रोगों को कम कर सकते हैं, और इसका प्रयास भी रहा है। हमारा इन जनरल न्यूट्रिशन लेवल भी अच्छा हुआ है, तो एवरेज एज जो है वो धीरे धीरे बढ़ भी रही है। भारत में जो एवरेज इंडियन की जो उम्र है वो अभी लगभग 70 साल है। पहले ये थोड़ा सा कम था। तो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ का स्टैंडर्ड बेहतर हो, न्यूट्रिशन बेहतर हो, मेडिकल केयर बेहतर हो, तो ये धीरे धीरे बढ़ता है। और ये पूरी सोसाइटी के लिए
सभी के लिए है। हाँ, अगर कोई बहुत अपने सिंसियरली है तो 100 साल की उम्र पे जीने वाले भी बहुत हैं। योग गुरु BKS अयंगर वो 99 साल तक जिए। हम सजग रहें, अपना केयर करें तो रह सकते हैं अधिक उम्र तक। अल्जाइमर जो है वो एक तरह का जो है अपना केयर कैसे किया जाए उसकी समझ नहीं होने का भी परिणाम माना जा सकता है। अगर हम अपना केयर करें तो हम इसको काफी हद तक इसको मैनेज कर सकते हैं। जी, तो सर जैसा कि आपने बताया कि हमें इसको मैनेज करना आना चाहिए, जी। तो हम इस बीमारी को भी मैनेज कर सकते हैं। हाँ। जैसे कि और भी सिचुएशंस में हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो ये बीमारी भी कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है अगर हम अध्यात्म की तरह से देखें, अध्यात्म की नज़र से देखें। तो सर आपसे अब जानना चाहूँगी कि क्या इसमें कोई स्टेजेस का सिस्टम रहता है कि इनिशियल स्टेज पर थोड़ा कम भूलना लगता है इंसान, तो क्या कुछ स्टेजेस इसके रहते हैं? ये क्रोनिक डिसऑर्डर है। और जो भी कोई बीमारी क्रोनिक कहते हैं तो इसका मतलब है उसका डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है। ओके। ये अचानक से ओवरनाइट किसी को हो जाए ऐसा नहीं होता। हाँ, जो पहले सिम्टम जो हैं इसके जो बिल्कुल शुरुआती लक्षण हैं कि जो व्यक्ति है मेल या फीमेल दोनों को हो सकता है, ये उनको याद नहीं रहता, डेट्स याद नहीं रहते, मतलब कौन सी चीज कौन सी तारीख को करी है या कौन सी तारीख को करनी है वो कभी कभी याद नहीं रहता। कभी कभी पैसे को गिनने में दिक्कत होती है। अपना चश्मा सबसे कॉमन सी बात है क्योंकि चश्मे का प्रयोग सब जो पहनते हैं और ज़्यादातर लोगों को तो चश्मा पहनना पड़ता है, हमें अपने आई का केयर करना पता नहीं है इस कारण से। तो चश्मा कहाँ रख दिया, चश्मे को ढूंढ रहे, और इसीलिए मुहावरा भी निकल गया कि आंखों पे चश्मा है, कान पे चश्मा है और फिर भी उसको ढूंढ रहे हैं। अगर भूल गए कि चश्मा मैंने पहन रखा है, ऐसी फनी सिचुएशन भी हो सकती है। अपना मोबाइल कहाँ रख दिया है वो ढूंढ रहे हैं। तो भूलने की छोटे छोटे भूलने की रिसेंट इंसिडेंट्स, देखिए हाल फिलहाल की घटना को भूलना और पुरानी घटना को भूलना ये दोनों अलग बात है। हाल फिलहाल की घटना को भूलना पहले आता है अल्जाइमर के मामले में। अभी जो कुछ मिनट पहले, कुछ दिन पहले जो हुआ है उनकी बातों को पहले भूलते हैं, और जब स्टेजेस बढ़ते जाएं तो सिर्फ भूलने के साथ साथ अपने लाइफ को नॉर्मल कैरी ओवर करना भी मुश्किल होने लग जाता है। अपने कपड़े पहनना, बातें करना, एक ही बात को कई बार पूछना, क्योंकि जब स्टेज बढ़ गई तो बात समझ में नहीं आती है, बोलते बोलते बातों को भूल जाते हैं। तो धीरे धीरे क्रोनिक चीज़ें धीरे धीरे शुरू होती हैं। हम अगर अर्ली स्टेज पर उनको पहचान लें और उस पर काम करना शुरू करें तो काफ़ी हद तक हम इसे बेहतर बना सकते हैं लाइफ को। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि धीरे धीरे इसकी स्टेजेस बढ़ने लगती हैं और प्रॉब्लम फिर शुरू होती है। तो क्या, जैसे आपने बताया कि कई बार जो छोटी छोटी चीज़ें हम भूलने लगते हैं, जैसे कि चश्मा अगर लगा हुआ है आंखों पर या हमने उठाकर सर पे रख लिया, उसको भूल गए, तो ये भी हो सकता है। तो क्या मतलब ये हमेशा ही ऐसा होता है या जनरली भी इंसान कभी कभी चीज़ें भूल जाता है? आमतौर पर भी कभी कभार इंसान को याद नहीं रहता कि हाँ मैंने कोई चीज़ कहाँ पर रखी थी। तो क्या हर सिचुएशन में ही ये अल्जाइमर है या अल्जाइमर की सिचुएशन को कैसे समझें? देखिए, एक तो इसमें उम्र का फैक्टर हो रहा है कि ये 65 से ऊपर के लोगों को होता है। जी। अगर अधिक उम्र के लोगों को हो रहा है तो हम उसको अल्जाइमर बोल सकते हैं, नहीं तो अल्जाइमर नहीं बोलेंगे, हम बोल सकते हैं कि भूलने की समस्या हो रही है। और अगर भूलने की या एडवांस स्टेज में कॉग्निटिव फंक्शंस, बोलना, समझना, चीज़ों को कोरिलेट करना, वो हो रही है, भूलने का बात को हम लेते हैं। अगर कोई भी किसी भी व्यक्ति को भूलने की कोई चीज़ हो रही है तो ये मेंटल हेल्थ नहीं है, उसी का तो इंडिकेटर है ना। जी। और मेंटल हेल्थ को अगर हम समझते हैं तो हम काफ़ी हद तक इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को मेंटली हेल्दी, मेंटली फिट बना सकते हैं। कई सारे प्राकृतिक और कई सारे आध्यात्मिक उपाय हैं इनको बेहतर करने के। जी, तो सर आपसे अब जानना चाहूँगी कि इसके कारण क्या कुछ हो सकते हैं, कि किन कारणों से अल्जाइमर हो जाता है, कैसे समझें? देखिए, मेडिकल साइंस में एग्जैक्ट कारण तो इसका पता नहीं हुआ है। यह पता चला है कि जब अल्जाइमर में क्या ब्रेन में फाइंडिंग्स मिल रही हैं, तो हम ब्रेन में एमाइलॉइड प्लेक, जो कि एक अननेसेसरी डिपोजिशन है, नॉर्मली वो नहीं पाया जाता, एक हेल्दी एडल्ट ब्रेन में एमाइलॉइड प्लेक नहीं है, और जिसको अल्जाइमर की भूलने की बीमारी है
उनके ब्रेन में एमाइलोइड प्लेक जमा है। अब ये जो फाइंडिंग है, अब ये एमाइलोइड क्यों आया, तो इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म पता नहीं है कि कैसे क्यों आया, कैसे आया। लेकिन हाँ, ये बात है कि अगर हम उसको कम कर लें, उसके डिपोजिशन को अगर हम उसको वहाँ से हटा लें, तो थोड़े सिम्टम्स इंप्रूव करने लग जाते हैं। तो हम इसको ऐसे देखें कि जो एजिंग होती है, एजिंग को अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो जन्म के अगले दिन से ही एजिंग शुरू हो जाती है, और इसको टेक्निकली मेजर भी किया जा सकता है। जो एजिंग होती है ना, उसको हम टीलोमेयर से मेजर करते हैं। टीलोमेयर हमारे क्रोमोसोम का एंड पार्ट होता है। हर एक क्रोमोसोम, हमारी बॉडी में जो जीन्स को कैरी करने के लिए क्रोमोसोम्स होते हैं, उन क्रोमोसोम्स का जो एंड पार्ट है वो क्रोमोसोम के प्रोटेक्शन के लिए होता है। जब भी क्रोमोसोम डिवाइड करते हैं तो वो डैमेज ना हो, तो उनके एंड पार्ट पे टीलोमेयर है। हर एक सक्सेसिव सेल डिवीजन के साथ जो टीलोमेयर है वो छोटा होता जाता है। तो इस टीलोमेयर से ही एजिंग को एसेस किया जाता है। ऐसा एक रफ पैरामीटर है कि 50 साल की उम्र तक टीलोमेयर जो है वो 50% जो है वो खराब हो चुका होता है। 30 साल की उम्र तक लगभग 30% टीलोमेयर जो है वो इरोड हो चुका है, खत्म हो चुका है। यानी कि कहने का मतलब है 50 साल की उम्र तक 50% एजिंग हो गई है, 30 साल की उम्र तक 30% एजिंग हो चुकी है। तो एजिंग तो शुरुआत से ही हो रही है। उसके लक्षण याद करने में, बातचीत करने में, पैसों को गिनने में अल्जाइमर के रूप में 65 साल की उम्र के बाद प्रकट हो रहे हैं। तो क्या हम इस एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं? हमें यह क्वेश्चन पूछने की जरूरत है। अगर एजिंग प्रोसेस को हम स्लो कर लें, जो हमारे ब्रेन में एमाइलॉइड प्लेक जमा हो रहा है, जो कॉर्टेक्स श्रिंक हो रहे हैं, डिजेनरेट हो रहे हैं, अगर हम एमाइलॉइड प्लेक को ब्रेन से हटा सकें, बॉडी को डिटॉक्स कर सकें, जो ब्रेन का जो श्रिंकेज है, जो ब्रेन में न्यूरॉन के कनेक्शन होते हैं, वो न्यूरॉन के कनेक्शन टूटने लग जाते हैं। जो मेमोरी है वो न्यूरॉन का कनेक्शन का बनना है। न्यूरल सिनेप्सेस जब बनते हैं तो हमें कोई चीज घटना याद होती है। जब वो न्यूरॉन कनेक्शन टूट जाता है तो हम भूल जाते हैं। तो क्या न्यूरल कनेक्शन को एक्टिव किया जा सकता है? तो अगर हम इस पर इस तरह से सब सोचें तो काफी हद तक हम बदलाव ला सकते हैं। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि अल्जाइमर से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैनेज किया जा सकता है, इसको हील किया जा सकता है, और लिविंग क्वालिटी को हम मैनेज कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। सर, आपसे आप जानना चाहूँगी कि बायोपोलर डिसऑर्डर भी हम काफ़ी सुनते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या? इसके बारे में आप थोड़ा सा आसान शब्दों में हमें बताएं। देखिए, बायपोल, बाय मतलब होता है दो, और पोल जो है अर्थ का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, मतलब दो एक्सट्रीम है जी। तो इमोशन के लेवल पे, लाइफ में जो हम बातचीत करते हैं, जीवन को देखते हैं, उसके लेवल पे दो एक्सट्रीम पे बंदा जीता है। कभी तो वो लाइफ में डिप्रेस हो जाता है, लाइफ में उसका काम करने का मन नहीं कर रहा है, अपने बिस्तर से वो उठ नहीं रहा है, हमेशा सोया हुआ है, नहाने की फिक्र नहीं है, खाने की फिक्र नहीं है, कब वो भोजन करेगा कोई ठिकाना नहीं है, कई कई दिनों तक वो स्नान नहीं करता। एक तो है डिप्रेसिव फेज। उस डिप्रेसिव फेज में कभी कभी ऐसा भी आता है कि क्या जिंदगी जीने के लिए है क्या, मैं क्या करूं। कभी कभी सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं अगर ये एक्सट्रीम लेवल का हो तो। और इसका जो दूसरा पोल है बायपोलर में, कि वो बंदा इतना ज्यादा मोटिवेटेड होता है कि मैं ये भी कर सकता हूं, जो भी काम सामने आ जाए वो बोलेगा कि मैं कर सकता हूं। मतलब एकदम एम्बिशियस की तरह जिएगा, एकदम ऐसे डिसीजन लेगा कि लगेगा कि अरे ये आदमी सुपरमैन है क्या। तो मतलब बिल्कुल अपोजिट में वो जा रहा है। पेंडुलम एक तरफ जा रहा है और थोड़े समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, जनरली कुछ हफ्ते लगते हैं। बायपोलर में जो चेंज आता है वो कई हफ्तों के बाद आता है, फिर अल्टरनेट होते रहता है मूड का, तो वो बायपोलर डिसऑर्डर के रूप में जाना जाता है। ऐसे लोगों को बहुत प्यार की और बहुत केयर की जरूरत है। परिवार वालों के द्वारा और दोस्तों के द्वारा केयर करें तो एक रीजनेबल बैलेंस लाइफ जी जा सकती है। जी,
तो सर जैसा कि आपने बताया इसके दो पहलु होते हैं, एक डिप्रेसिव मोड और एक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक। तो क्या ऐसा होता है कि ये एक एक टाइम के लिए रहते हैं या फिर किस तरह से ये होता है? ये एक एक टाइम के लिए होते हैं। जी। जब डिप्रेस हुए, कई कई दिनों तक डिप्रेस रह रहे हैं, ओके। उसमें अपने कमरे से बाहर ही नहीं आ रहे। ओके। और जब मैनिया का फेज हो रहा है तो सो भी नहीं रहे, रात में 12 बजे सो रहे हैं और सुबह फिर 5-6 बजे काम करने के लिए तैयार, बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि ये इनके अंदर कुछ विशेष पावर आ गया है, सुपरमैन की तरह बिहेव कर रहे हैं। और ये हर एक फेज जो है वो कई हफ्तों, 6 महीने तक, 1 महीने से लेकर 6 महीने तक का चल सकता है, कभी कभी सालों का भी चल सकता है, ऐसा भी होता है जी। जब भी कोई भी चीज एक्सट्रीम आए ना, तभी सजग होना चाहिए कि क्या बात, ये नॉर्मल बंदा है ना, कोई भी एक्सट्रीम आए तो जी, है ना। लाइफ एक संतुलित रूप से जीने के लिए है, हम जो भी करें उसमें एक ठहराव के साथ करें। और अगर हम योग की या अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म में तो ठहराव का महत्व है। आप जीवन में क्या करते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप कुछ करते समय आपकी मनोदशा क्या है, आप अपने आप में कैसा फील करते हैं, वो महत्वपूर्ण है। बीइंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन डूइंग। दुनिया डूइंग को देखती है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या पा रहे हैं, आपकी डिग्री क्या है, आपके अवार्ड क्या है, आपके सोशल रिकॉग्निशन क्या है। बस वास्तव में दोस्तों असली बात तो ये है कि कोई भी काम करते हैं उसमें आपकी मनोदशा क्या है, आप अपने बारे में क्या फील करते हैं, उसका ही अधिक महत्व है। आध्यात्मिक पहलू हम इस बात को समझते हुए अपने जीवन को संतुलित रखने का प्रयास करें। एक्सट्रीम पर जाते हैं, सजग रहें कि क्या ये नॉर्मल बात है ना। जी। तो सर जैसा कि आपने बताया कि इसमें चेंजेस बहुत इंसान में आते हैं, तो आपने बताया कि ये जो साल, कभी कभी साल 6 महीने के भी डिफरेंसेस रहते हैं, क्या ऐसा जो होता है, जो जिन लोगों के साथ में होता है, पल में तो ऐसा मतलब एनर्जेटिक फील कर रहे हैं और पल में जो बहुत लो फील करने लग जाते हैं, तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं है? हाँ, ये बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं है, ये दूसरे तरह के मूड डिसऑर्डर है। ओके। हाँ, जिसकी हम कभी और बात करेंगे, बिल्कुल। वो एक अलग चीज है। जी जी जी। हाँ, दोनों में स्विंग हो रहा है, लेकिन स्विंग का वो ड्यूरेशन कितना है वो अलग बात हो जाती है। ओके। तो इस पर हम विस्तार से चर्चा डेफिनेटली करेंगे। तो इसके पहले अब हम बात करेंगे सर, बाइपोलर डिसऑर्डर पर जब हम चर्चा कर रहे हैं, आपसे जानना चाहूंगी कि ये कब होता है, क्या इसका भी कोई निश्चित समय है या किसी निश्चित एज है? देखिए, इसके लिए भी साइंटिस्ट लोगों ने बात ढूंढी है, लेकिन ये उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। ये मिडिल एज में भी हो सकता है, ये किसी भी एज में हो सकता है। एज का उतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बाइपोलर डिसऑर्डर में नहीं है। सर तो इसमें एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक आपने जो बताया बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में, इससे संबंधित मेरा एक प्रश्न है। एक होते हैं डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला, तो वो सिचुएशन और ये सिचुएशन किस तरह से अलग है या सेम ही है? स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो आप कह रहे हैं वो स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ओके। कि वो पल में रूप बदल सकता है। उस पर मूवी भी आई हुई है, जी। अजय देवगन की मूवी या और कोई साउथ इंडियन मूवी है, तो वहां पे पल में चेंज हो जाता है जी। एक लग रहा है कि ये एक तो एक नॉर्मल इंसान है, ये एक बहुत बहुत जेंटलमैन है, और कुछ सिचुएशन ऐसी हुई तो विद इन फ्यू सेकेंड्स और फ्यू मिनट वो एक एग्रेसिव मोड ले लिया। इसको बाइपोलर डिसऑर्डर नहीं कहते, ये पर्सनालिटी स्प्लिट डिसऑर्डर है, और ये ज्यादा खतरनाक है, मतलब एक्यूट सेंस में। ऐसे कई बार तो पर्सनालिटी स्प्लिट डिसऑर्डर डिटेक्ट नहीं होते हैं, और ये उतना कॉमन नहीं है। बाइपोलर डिसऑर्डर रिलेटिवली ज़्यादा कॉमन है। बाइपोलर डिसऑर्डर में थोड़ा सा ध्यान देखिए, हम चीज़ों को ठीक रख सकते हैं। जब एक्सट्रीम पे बात पहुंच जाती है कि जब बिल्कुल कोई डिप्रेसिव मोड में है, अब देखिए आप इसको पेंडुलम के हिसाब से समझें कि वो चेंज हो रहा है, डिप्रेशन जो है धीरे धीरे कम हो रहा है, नॉर्मल फेज में आ रहा है, कुछ दिन बहुत अच्छा रहेगा और फिर वो मैनिया की फेज में जाएगा, एक्सेसिव एनर्जी में, और उसमें वो बिल्कुल एक टाइम आएगा जब वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। तो जो बिल्कुल एक्सट्रीम वाला टाइम है ना, उसमें फैमिली वालों का अधिक रोल है, फ्रेंड्स का। जब बीच में थोड़ा ट्रांजिशन हो रहा है, चेंज हो रहा है, पता है कि इस व्यक्ति को चेंज होता है, तो उस समय उतना केयर नहीं भी करेंगे तो चलेगा। लेकिन जब एक्सट्रीम का टाइम है, उस समय तो बिल्कुल केयर करने की जरूरत है। स्प्लिट पर्सनालिटी में पल में चेंज होते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर में चेंज होने में कई दिन या कई हफ्ते या कई महीने लगते हैं।
तो सर जैसे कि ये एक डिसऑर्डर है, मेंटल डिसऑर्डर है, तो इसका ज़ाहिर सी बात है इसका असर हमारे दिमाग पर पड़ रहा है। तो आपसे जानना चाहूँगी कि क्या इन सब चीज़ों का हमारी मेमोरी पर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है कि हमें पहले का कुछ याद नहीं है या फिर बाद में कुछ याद नहीं है, ऐसा कुछ? देखिए, जब उसका डिप्रेशन वाला जब एपिसोड चल रहा है, तो डिप्रेशन में बहुत बार इंसान भूल जाता है, बहुत बार याद नहीं रहता। डिप्रेशन वाले फेज में वो लाइफ में कंप्लेन ज़्यादा कर सकता है। डिप्रेशन वाले फेज में वो काम करना नहीं चाहेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, वो थोड़ा ज़्यादा लाइफ के लिए कैजुअल हो जाएगा। तो भूलने की समस्या जो डिप्रेशन वाले फेज हैं उस फेज में हो सकती है। मैनिया वाले फेज में, जो पॉजिटिव एनर्जी वाला फेज है, उसमें तो उसकी मेमोरी इतनी शार्प हो जाएगी कि माइन्यूट डिटेल्स को भी वो पकड़ लेगा। वहां पे अपोजिट होगा भूलने का, कि नॉर्मल पर्सन बस कुछ चीजों को नोटिस कर पाते हैं, वो कम समय में अधिक चीजों को नोटिस करके याद रख लेगा। डिप्रेशन वाले फेज में भूलने की समस्या कभी कभी बाइपोलर में हो सकती है। सर तो इसमें हम प्रिवेंशंस क्या लें, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी है? हमें अर्ली डिटेक्शन करने की बात है। कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा बिहेव कर रहा है बिल्कुल एक्सट्रीम वाला, या तो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड बात करे कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, या कभी ऐसा बात करे कि लाइफ तो बहुत डल है, बहुत डिप्रेसिंग है, बहुत मेहनत वाला है, मेरे से ही काम नहीं हो पाएगा, तो ऐसे लोगों को हमें अपने समाज में, अपने दोस्तों में देखने की ज़रूरत है कि इनको थोड़ा केयर करना शुरू कर दें। बहुत बार ऐसे लोग खुद से अपना केयर नहीं कर सकते हैं, फैमिली वालों की या फ्रेंड्स की ज़रूरत है। जब डिप्रेशन वाला फेज है, ऐसे टाइम पे ऐसे लोगों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जितना वो अकेले रहेंगे उतना वो डिप्रेशन में जाने की संभावना है। जब मैनिया या पॉजिटिव फेज में है, फिर तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उस समय तो वो अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं, अच्छे अच्छे एम और गोल बनाते हैं, रिजोल्यूशन लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, वो उस समय तो अपना केयर वो कर लेंगे। जब डिप्रेशन वाला फेज है, उस समय कम से कम किसी एक फैमिली मेंबर को या किसी एक दोस्त को उनके साथ रहना चाहिए, कभी उनको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। कभी वो डिसीजन लेते हैं कि मुझे अकेले रहना है, अकेले सोना है, अकेले चीज़ करनी है, अवॉइड करें कि हमेशा कोई ना कोई साथ रहेगा। जितना हम साथ में रहेंगे, जितना हम सोशल होंगे, डिप्रेशन वाले फेज में हम सोशल नहीं होते, हम बातचीत करके कंटिन्यूस बेसिस पे अपने बिहेवियर को नोइंगली और अननोइंगली मॉडिफाई करते हैं। नोइंगली मॉडिफाई करने का मतलब है कि हम मेडिटेशन सीखें, हम स्वाध्याय सीखें, हम पॉजिटिव सर्कल में, स्पिरिचुअल सर्कल में जाया करें, तो हम कॉन्शियसली मॉडिफाई कर रहे हैं अपने आप को। अननोइंगली जब हम जैसे फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, जैसे लोगों से मिलते हैं, हमारा बिहेवियर चेंज होता ही होता है, हम दूसरों की संगति से प्रभावित होते हैं। तो जो डिप्रेशन वाला फेज है, उसमें अगर हम केयर करते हैं तो बात जो है बहुत आसानी से संभल सकती है। सर क्या इसमें कौन कौन सी समस्या आती हैं? क्या ऐसा होता है कि नींद ना आना, इस तरह की कोई समस्याओं का सामना इस दौरान करना पड़ता है क्या? हाँ, जब एक्सट्रीम वाले टाइम हो, डिप्रेशन वाला, उसमें भी हो सकता है कि बस बिस्तर पे पड़े हुए हैं और नींद नहीं आ रही है। जो एक्सट्रीम है मैनिया, उसमें भी लाइफ में इतना वो मोटिवेटेड रहेंगे कि अपनी नींद का वो फिक्र ही नहीं करेंगे, जो काम है वो काम करना है। वो ऐसा बोलेंगे उस समय ऐसा कि ये देखो, बी सिंसियर, सैलरी ले रहे हो तो काम करो। हर जगह पे वो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये कितने आइडियल और परफेक्ट लोग हैं। जब भी कभी किसी व्यक्ति में जो से ज्यादा आपको लगे कि अरे इतने अच्छे हैं, तो थोड़ा सा उनको ऑब्जर्व करने की जरूरत है, ये उनके लाइफ का रियल चीज है या ये कुछ हफ्ते का फेज है इनका। जहां भी ना कुछ चीजें जो से ज्यादा दिखती हैं, टू आइडियलिस्टिक चीज कहीं पर अगर लगे, तो वहां पे थोड़ा बहुत बार हमें सावधान होना चाहिए कि हो सकता है मामला जो है वो अंदर से उल्टा है, कि हो सकता है कि ये थोड़े समय के बाद ये अपोजिट फेज में चला जाएगा। बस नजर बनाए रखें, उनके साथ बने रहें, और अगर उनके बिहेवियर में अगर चेंज लगता है तो उनको अकेला ना छोड़ें। डिप्रेशन वाले फेज में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तो सर क्या इसमें चिड़चिड़ापन या एग्रेसिव भी हो सकता है व्यक्ति? इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी। बिल्कुल हो सकता है। जब वो मैनिया के फेज में होगा, पॉजिटिव फेज में, तो वो चिड़चिड़ा होगा और अपने चिड़चिड़े को या एंगर को जाहिर करेगा। और जब डिप्रेशन नेगेटिव फेज वाला में है, तो उसमें वो डिसअपॉइंटेड होगा, लेकिन उसको वो जाहिर नहीं करेगा, वो मन में ही दबा के रहेगा, अफसोस करेगा, इस बंदे ने मुझे ये सब बोल दिया,
इसको मुझे इसको नहीं बोलना चाहिए, आदमी ठीक नहीं है, मेरा बॉस जो है मुझे बहुत डांटता है, और मन में सोचता रहेगा। तो चिड़चिड़ाहट दोनों ही फेज में हो जाती है, बस ये है कि उसको व्यक्त करते हैं या व्यक्त नहीं करते। सर क्या ऐसा भी होता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर वाला व्यक्ति जो है वो अपनी एक इमेजिनेशन में रहने लगता हो, या क्या होता है? जब एक्सट्रीम हो जी। तो हेलुसिनेशन और डिल्यूजन भी होता है। जब पेंडुलम जो है वो बीच के फेज में जा रहा है जी। तब तो नहीं होता है, लेकिन जब एक्सट्रीम वाले में है तब डिल्यूजन और हेलुसिनेशन हो सकते हैं। ऐसा लगने लगता है जब मैनिया के फेज में है, पॉजिटिव वाले फेज में, कि मैं तो कुछ भी, मैं माउंट एवरेस्ट भी चढ़ सकता हूँ जी। दुनिया में कोई काम जो नहीं किसी ने किया वो भी उसको लगने लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। देखिए अगर ये जेन्युइन पॉजिटिविटी है तो एक अच्छी बात है। किसी भी वैज्ञानिक ने अगर कोई खोज करी तो वो पहली बार ही होता है दुनिया के लिए। अब अगर एडिसन ने बल्ब खोजा तो उससे पहले दुनिया में बल्ब नहीं था, लेकिन उसके लिए आप क्या वास्तव में काम भी कर रहे हैं या सिर्फ बातें करते रहते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं? अगर सिर्फ बोलते रहते हैं तो वो हेल्दी स्टेट नहीं है। अगर आप उस बोलने के साथ साथ बैलेंस्ड वे में सिस्टमेटिक स्टेप्स है, एक्शन प्लान है, वो काम कर रहे हैं, और जो हमारे बातचीत है, बातचीत से समझ में आने लग जाता है कौन व्यक्ति, क्या वो सिर्फ अपने आप को उसने आइडियल बना रखा है कि हाँ मैं ही ऐसा कर सकता हूं, या ऐसा बोलता है कि हाँ दुनिया में बहुत सारे मेरे जैसे और भी लोग कर सकते हैं। जब कोई एक्सट्रीम में हो तो उसको लगता है कि मैं ही सिर्फ कर सकता हूं, दूसरा नहीं कर सकता कोई, मैं ही स्पेशल हूं। चिड़चिड़ापन दोनों ही फेज में हो सकता है। इरिटेशन दूसरों के बिहेवियर से, सावधान रहने की, समझने की, प्यार की जरूरत है। थैंक यू सो मच सर, आपने जैसे हमें बताया कि बाइपोलर डिसऑर्डर और अल्जाइमर को हम कैसे समझ सकते हैं, और यदि हमारे व्यूअर्स को कोई सवाल आपको इससे रिलेटेड होता है तो डेफिनेटली अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। डॉक्टर एस रंजन आपके सवाल का जवाब देंगे। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है अल्जाइमर या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर को लेकर, या अन्य कोई सवाल है, तो वो सवाल आप हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके अपना नाम और अपनी उम्र ज़रूर बताएं। तो सर आपसे जानना चाहूँगी कि आप इन दोनों बीमारियों, इन दोनों समस्याओं के बारे में कि इनको हम कैसे हील करें। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी अल्जाइमर के बारे में कि अल्जाइमर को कैसे मैनेज करना है। देखिए अल्जाइमर डिजीज में हमारे ब्रेन में एमिलॉइड प्लेक जमा हो रहे हैं जी। वैसे इसके कंक्लूसिव एविडेंस तो नहीं है, लेकिन इसको ऐसा माना जा रहा है कि ये हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन में अननेसेसरी डिपॉजिट है। जो एमिलॉइड प्लेक है उसका कोई फंक्शन डिटेक्ट अभी तक नहीं हुआ है कि ये किस पर्पज से है। तो अगर हम इसको डिटॉक्स से जोड़ें कि अगर हम अपनी बॉडी का डिटॉक्स करते रहते हैं, अगर हम अपनी बॉडी का वेट नॉर्मल रखते हैं, ओबेसिटी, जरूरत से ज़्यादा वेट होना, ये बहुत सारी डिजीज में प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है। एक्सेस वेट वालों लोगों को डिटॉक्स की जरूरत ज़्यादा पड़ती है। वैसे डिटॉक्स की जरूरत तो खैर सबको पड़ती है, हर घर में सफाई की जरूरत है, लेकिन अगर आप अपने घर में जरूरत से ज़्यादा सामान रखेंगे तो आपको ज़्यादा सफाई की जरूरत पड़ेगी। वेट हमें अपना नॉर्मल रखना चाहिए, ये एक बेसिक बात है, और इसके साथ साथ हमें अपनी बॉडी के डिटॉक्स पर फोकस करते रहना चाहिए। और डिटॉक्स के लिए सबसे अच्छा सरल उपाय है फास्टिंग। महीने में 1 दिन या 2 दिन अगर हम फास्ट कर सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर प्रॉपर कंप्लीट फास्ट नहीं करना पॉसिबल हो तो हम जूस फास्ट कर सकते हैं कि हम महीने में 1 दिन या 2 दिन अनाज ना खाते हुए सिर्फ जूस पर, सिर्फ लिक्विड पर जिए। थोड़े से ट्रेनिंग के बाद, थोड़े से एक्सपोजर के बाद बहुत आसानी से ये किया जा सकता है। और वैज्ञानिकों ने तो और भी सरल विधि जोड़ ली है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। 15 से 16 घंटे का फास्ट, 8 घंटे की विंडो में सुबह 10 बजे हम ब्रेकफास्ट लें और शाम में 6 बजे तक, 7 बजे तक रात का भोजन, शाम का भोजन ले लें। अगर हफ्ते में हम 3 दिन भी ऐसा करते हैं तो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने का मौका मिलता रहेगा। हम जरूरत से ज़्यादा भोजन ले रहे हैं, ज़्यादातर लोग दुनिया में जितनी वास्तव में ज़रूरत है उससे ज़्यादा भोजन ले रहे हैं। अगर हम समझें प्राण ऊर्जा के सिद्धांत को, अध्यात्म में हम जानते हैं कि हमारे भीतर प्राण ऊर्जा है और ये प्राण ऊर्जा के ही माध्यम से हम अपना सारा काम करते हैं।
तो प्राण ऊर्जा जो है वो मुख्य रूप से हमारी नींद से, हमारी ध्यान साधना से और प्रकृति के साथ टाइम बिताने से भी हमें मिलती है। भोजन ही एकमात्र माध्यम नहीं है। मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस में ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से वहां पर कहा जाता है कि अल्जाइमर का क्योर नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक रूप से, प्राकृतिक रूप से अगर हम इस बात को समझते हैं कि अगर हम डिटॉक्स करते रहते हैं तो हमारा शरीर प्राण ऊर्जा के लिए अधिक सेंसिटिव होगा। हम उस प्राण ऊर्जा को, अगर हमारी ध्यान साधना एक अच्छे लेवल पे है तो हम उसे मोबिलाइज भी कर सकते हैं। हमें अपने वजन को नॉर्मल रखने और डिटॉक्स करने की जरूरत है। फिजिकली, मेंटली, सोशली एक्टिव रहने की जरूरत है। रिटायरमेंट के बाद बैठ जाते हैं, वो बैठना नहीं चाहिए। लिंडा गुडमैन, एक स्पिरिचुअल टीचर, कहती हैं नेवर गेट रिटायर। अगर हमारा काम खत्म भी हो गया तो उस फील्ड के यंगस्टर्स को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। जब अधिक उम्र हो चुकी है और अब फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है या फाइनेंशियल प्रायोरिटी नहीं है तो हम अपना एजुकेशन लो कॉस्ट पे या फ्री में भी दे सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे तो एक्टिव रहना पर्पस है ना। अगर हम खाली बैठ जाएंगे, बैठे रहेंगे, अगर कोई भी टूल, मैकेनिकल टूल है, मशीन है, अगर उसका उपयोग नहीं होगा तो जंग ही लगेगा। अगर वो एक्टिव है, हम अपने प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन में रहे हैं उसी प्रोफेशन से रिलेटेड किसी चीज में अगर एक्टिव हैं तो हमारा ब्रेन एक्टिव रहेगा, तो उसमें डिजेनरेशन कम होगा। एक्टिव रहने की जरूरत है। नेवर गेट रिटायर फुल्ली, बल्कि अध्यात्म इसको ऐसा कहते हैं, ऐसा बोलना चाहिए कि आई एम चेंजिंग माई प्रोफेशन, दिस इज माई सेकंड करियर। अगर पहले ही आप लाइफ में दो अलग अलग इंडस्ट्री में करियर बना चुके हो, अब जैसे मैं व्यक्तिगत रूप से पहले सिर्फ मेन स्ट्रीम मेडिकल में था, फिर मैंने अल्टरनेटिव मेडिकल लिया, तो थोड़ा सा ये स्विच ऑफ कैरियर है, वैसे हेल्थ इंडस्ट्री में ही है। अब मैं कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, एनर्जी मेडिसिन पर काम करता हूं। अगर किसी ने अपने एक्टिव वर्क एज में करियर चेंज किया है तो रिटायरमेंट के बाद समझिए कि आप थर्ड करियर या फोर्थ करियर में जा रहे हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। कई लोग एक ही अपने पूरे वर्किंग एज में 5 करियर 7 करियर चेंज करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें बैठना नहीं है, हमें एक्टिव रहना है। जितना हम एक्टिव रहेंगे उतना हमारा ब्रेन एक्टिव रहेगा, डिजेनरेशन कम हो जाएगा, अल्जाइमर कम हो जाएगा। सर, आपने ये कमाल का बताया कि हमें कभी भी रिटायर नहीं होना चाहिए। और कई बार देखा जाता है बहुत से लोग ऐसे होते भी हैं कि काम से रिटायर होने के बाद वो अपनी और भी हॉबीज या फिर और भी हॉबीज नहीं तो और भी ऐसे कामों में लग जाते हैं जिससे कि और लोगों का भला हो और लोगों के लिए अच्छा हो। तो हमें वो चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें हमेशा गिविंग फॉर्म में रहना चाहिए। वर्किंग के बाद भी हम इस तरह का कोई काम करें, जैसे कि पढ़ा सकते हैं किसी को, या आपने बताया कि किसी को ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, तो जो भी है हमारे लिए बेटर, हम एक्टिव रहे वो ज़्यादा बेटर है। सो सर, इसके साथ आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पर हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर कैसे काम करें और क्या सुजोग में कैसे काम करें इस पर? बहुत बढ़िया। देखिए, डीजेनरेशन हो रहा है ना, तो डीजेनरेशन में हम जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है, 5 तरह की एनर्जी मेडिसिन में समझी जाती है। तो जो हार्ट की एनर्जी है वो एक्टिव एनर्जी है, जो लीवर की एनर्जी है वो एक्टिव एनर्जी है। मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, ये काफ़ी डीप फील्ड है। अगर हम अपनी हार्ट की एनर्जी को, अपने लीवर की एनर्जी को अगर हम एक्टिव रखते हैं, अच्छा रखते हैं, तो इन जनरल हम एक्टिव बने रहेंगे। तो अपने हृदय का सबसे अधिक ध्यान रखना है, और हृदय के अलावा हमें अपने लीवर का ध्यान रखना है। हमें उसके साथ साथ थोड़ी किडनी का भी ध्यान रखना है। हमारे हाथ पे एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है TW3, जो हमारे किडनी से जुड़ा हुआ है। हमारे छोटी उंगली के नीचे की जो हड्डी है, इसको मेडिकल लैंग्वेज में मेटाकार्पल बोलते हैं। मेटाकार्पल, छोटी उंगली का मेटाकार्पल और रिंग फिंगर का मेटाकार्पल के बीच में यहाँ पर एक थोड़ा सा गैप है, थोड़ा गड्ढा जैसा है। यहाँ पे TW3 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। पूरा नाम ट्रिपल वॉर्मेट 3, इसको ट्रिपल एनर्जाइजर भी बोलते हैं, कई सारे नाम हैं इसके। तो TW3 या TE3, इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को, नाम ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लोकेशन महत्वपूर्ण है कि हम दोनों हाथों में ये समझ लें और इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम मसाज करेंगे। TW3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को अगर हम मसाज करते हैं, पॉइंट कई सारे हैं, मैं आपको एक पॉइंट अभी बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। हम TW3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करेंगे। समझ लेने के लिए मैंने आपको हाथ ऊपर करके बताया है, आप इसको
प्रॉपर आराम से नीचे सपोर्ट देते हुए इसको रख कर करेंगे, मसाज करेंगे, तो TW3 के मसाज करने से जो हमारे भीतर विंड ची है जो लीवर से काफी जुड़ी हुई है वो एक्टिव रहती है। लीवर ची एक्टिव हो, हार्ट ची एक्टिव हो तो हमारा डिजेनरेशन स्लो हो जाएगा। अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए खुश रहना चाहिए, जो भी एक्टिविटी आपको खुशी देती है उन चीजों को करें। बहुत बार हम अपने लाइफ में इतने बिजी होते हैं कि अपने हॉबीज के लिए समय नहीं दे पाते हैं। वैसे आइडियली हर एक व्यक्ति को अपने हॉबीज के लिए टाइम जरूर निकालना चाहिए, तब आप लाइफ में खुश रहेंगे। लेकिन चलिए, आपने पहले चाहे दिया हो या ना दिया हो, जब आप रिटायरमेंट नजदीक आ रहा है या रिटायरमेंट हो गया तब तो जरूर समय दें। तो जितना अपनी पसंद की चीजों को समय देंगे उतने आप खुश रहेंगे। कुछ लोगों को संगीत पसंद होता है, कुछ लोगों को बागबानी पसंद होती है, अलग अलग जगह पे आप उससे रिलेटेड NGO में वॉलंटियर बन सकते हैं, कई सारे काम कर सकते हैं। आप अपने आसपास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर हम थोड़ा ढूंढने जाएंगे तो अपने पसंद की चीज़ों में एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे तो यह भी हमारे हार्ट को अच्छा रखता है। हमें थोड़ा वॉकिंग पर जाना चाहिए। जो वॉकिंग है अपने लीवर को हेल्दी रखने के लिए एक टूल है मॉर्निंग वॉक। सुबह में हम आधे घंटे के लिए 40 मिनट के लिए वॉक करते हैं, तो ये एक बहुत बेसिक तरीका है अपने लीवर को ठीक रखने का। मॉर्निंग वॉक पॉसिबल नहीं हो तो इवनिंग वॉक कर लें। वॉक करना भी एक बहुत अच्छा टूल है, खासकर प्रकृति में, पेड़ पौधों के पास, ताकि उसकी हम प्राणवायु को अपने सांसों में अपने ऑक्सीजन के साथ ले सकें। तो हम अपने आप को इस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। तो सर, ये सब तो हमने समझा, लेकिन इसके साथ ही जानना चाहूंगी कि अल्जाइमर को रोकने के लिए और हम क्या कुछ कर सकते हैं। देखिए, अल्जाइमर के मैकेनिज्म को अगर हमने थोड़ा समझा है तो ये ब्रेन के डिजेनरेशन से हो रहा है। तो ब्रेन का काम है सीखना, तो जितना हम सीखने के लिए एक्टिव रहेंगे उतना हमारा ब्रेन जो है अच्छा काम करता रहेगा जी। तो सीखना क्या होता है, बच्चे जो होते हैं, बच्चे सबसे अच्छे सीखते हैं। वैसे तो बड़े भी सीख सकते हैं, लेकिन क्या होता है, बच्चों में क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है, वो जानना चाहते हैं, और जानने की चूंकि टेंडेंसी होती है तो जल्दी सीखते हैं। तो हमेशा हमें नई चीज़ों को जानने के लिए ओपन रहना चाहिए। बहुत बार बहुत लोग होते हैं कि अरे मुझे क्या करना है, मेरा काम चल ही जाता है। नहीं, काम चलाने वाली बात नहीं है, आपको सीखने के लिए थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। सीखेंगे तो आपका ब्रेन एक्टिव होगा, आपके ब्रेन में नए न्यूरॉन के कनेक्शन आपस में बनेंगे, ब्रेन के अंदर ज़्यादा न्यूरल फायरिंग बढ़ जाएगी। सीखने का मामला, जैसे संगीत आप सीख सकते हैं, अगर चेस खेलना सीख सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए आप समय दीजिए, तो ये बहुत अच्छा है ब्रेन के डिजेनरेशन को रोकने का तरीका। तो सर, क्या अल्जाइमर को हील करने में मेडिटेशन का कैसे रोल हो सकता है? मतलब कितना अहम रोल मेडिटेशन निभा सकता है? मेडिटेशन बहुत अहम रोल निभा सकता है, बल्कि अल्जाइमर पे कई सालों का रिसर्च है। हार्वर्ड से एसोसिएटेड कई सारे रिसर्च हुए हैं, खासकर डॉक्टर धर्म सिंह खालसा का। उन्होंने अल्जाइमर को प्रिवेंट करने के लिए रिसर्च बॉडी ही बना रखी है, उस पर कई सीरियल रिसर्च हुए हैं, और उन्होंने कई एक्सपेरिमेंट के बाद एक टेक्निक डेवलप करी जिसको नाम उन्होंने दिया कीर्तन क्रिया मेडिटेशन, KKM। उसमें बेसिक बात यह है कि डिफरेंट सिलेबल हैं, डिफरेंट वॉइस है और डिफरेंट फिंगर मूवमेंट्स है। सुजोग के अंदर हमारा जो फिंगर है, वो उसका जो टिप्स है वो ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। तो फिंगर टिप्स को टच करते हुए उन्होंने एक मंत्र का प्रयोग किया, सतनाम। सतनाम जो एक पॉपुलर है ही, उसका उन्होंने प्रयोग किया, क्योंकि उन्होंने पाया कि अधिक उम्र वाले लोग थोड़ी धार्मिक भावना में थोड़ी ज़्यादा जाते हैं। तो अगर किसी धार्मिक मंत्र के साथ अगर जोड़कर कुछ किया जाए तो उनको अडॉप्ट करने की संभावना जो है थोड़ी बढ़ जाती है। ये थोड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन इमोशन है। तो इसी का उपयोग करते हुए उन्होंने 11 मिनट की कीर्तन क्रिया मेडिटेशन डेवलप करी, बेसिक लेवल से, उसके एडवांस प्रैक्टिसेस भी हैं। सतनाम सतनाम, ऐसा 11 मिनट का प्रैक्टिस है। 2-2 मिनट के 3 फेज है। पहले बोलकर करना होता है, फिर बाद में ये सभी YouTube पर इसके गाइडेड टेक्निक मिल जाते हैं। पहले बोलकर करना है, फिर अगला फेज जो है
वो मन ही मन करना है, थोड़े कम आवाज के साथ। और तीसरे फेज में तो बस आपको वो फील करना है। तो कोई एक्टिविटी स्लो हो रही है और फिर बढ़ रही है, 2 मिनट का साइकिल पहले स्लो डाउन होता है और फिर वो एक्टिव हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो है वो ब्रेन को बहुत अच्छा स्टिमुलेट करता है। 12 वीक के रेगुलर प्रैक्टिस से पाया गया कि अल्जाइमर जिनको होता है उनके सिम्टम्स काफी कम हो जाते हैं। जो रिसर्च होते हैं वो 8 वीक और 12 वीक के होते हैं, उसमें भी ये जो प्रोसेस है वो खरा उतरा है। हम अल्जाइमर के सिम्टम्स को काफी कम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं इस 11 मिनट के कीर्तन क्रिया मेडिटेशन के द्वारा। और यहाँ पर जो मंत्र है, वैसे डॉक्टर धर्म सिंह खालसा जिन्होंने किया तो सा ता ना मा यूज किया। अगर हम इसको किसी दूसरे मंत्र से भी जोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर बात है कि जो ब्रेन है, माइंड है, वो एसोसिएट कर रहा है, उससे लगाव है, उसको जोड़ लेता है और डिफरेंट सिलेबल के साथ उसको पहले बोलना भी है, फिंगर मूवमेंट भी करना है। तो दूसरे मंत्र के साथ जोड़कर भी, जिसमें हम 4 भाग में बांट सकें, हम उसको कर सकते हैं सा रे गा मा, या कोई भी मंत्र ओम के साथ कर सकते हैं। और जो भी मंत्र है, फिंगर मूवमेंट और बोलना, फिर जो बोला है उसको फील करना, हमिंग करना, ये 3 अलग अलग फेज कीर्तन क्रिया मेडिटेशन किया जाए तो यह अल्जाइमर को ठीक करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, इतनी अच्छी जानकारी शेयर की कि हम किस तरह से कीर्तन क्रिया मेडिटेशन के साथ भी अल्जाइमर पर काम कर सकते हैं। अल्जाइमर जैसी बड़ी बीमारी जिसको बोला जाता है मेडिकल में, जिसका क्योर नहीं है, आपने बताया कि हम इसको मैनेज कर सकते हैं, इसको हील कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी जो लाइफ है उसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस पर अगर हम काम करें तो हमारी लाइफ और भी ज़्यादा बेटर हो सकती है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, इसके साथ आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में आप बता चुके हैं, लेकिन कलर थेरेपी भी आप बताते हैं, तो क्या अल्जाइमर में भी कलर थेरेपी काम आ सकती है? बहुत अच्छा काम आ सकती है, बल्कि कलर थेरेपी जो है ना वो तो चमत्कारिक ढंग से काम करती है जी। मैंने कलर थेरेपी के माध्यम से हार्ट होल जैसी बीमारी को ठीक किया हुआ है ना। कलर थेरेपी काफी अंडररेटेड साइंस है। कलर थेरेपी देखिए, हम जब अपने को अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर अल्जाइमर के मामले में, चूंकि हमें ब्रेन को स्टिमुलेट करना है और ब्रेन सुजोक में फिंगर टिप्स पे है, तो अगर हम हर एक फिंगर टिप्स पे, हमारे पास 20 अंगुलियां हैं, 10 हाथ की और 10 पैर की, दिन के समय अगर हम सभी फिंगर टिप्स पे अगर हम लाल रंग लगा लेते हैं, मैं बस थोड़ा सा लगा के बता रहा हूँ, प्रॉपर अच्छे से गाढ़ा और मोटा करके 20 अंगुलियों के टिप्स पे अगर हम लाल रंग लगा लेते हैं, तो ये लाल रंग जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तो फिंगर टिप्स पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और इसके फलस्वरूप हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। और ये कलर जो है वो एक दिन में 6 घंटे के लिए होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने 3 महीने के लिए ये कलर थेरेपी को यूज किया, तो वो पाएंगे सिर्फ कलर थेरेपी का यूज करने मात्र से उनके सिम्टम्स काफी कम हो जाते हैं। ब्रेन में अगर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए, वैसे ब्रेन का जो कोर मैटर है वहां तो सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है, CSF, लेकिन फिर भी ब्लड का रोल तो है ना। ब्लड का सर्कुलेशन को अगर हम बढ़ा सकें ब्रेन की तरफ, तो अल्जाइमर के सिम्टम्स काफी कम हो जाएंगे। चमत्कारिक रूप से जो चेंज ऑफ बिहेवियर पाएंगे, हैरान रह जाएंगे, कलर थेरेपी इतनी इफेक्टिव है, कलर थेरेपी बहुत इफेक्टिव है। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने सारे चमत्कारी उपाय बताए हैं कि किस तरह से हम अल्जाइमर पर काम कर सकते हैं, अल्जाइमर को हील कर सकते हैं और अपनी लाइफ की क्वालिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो सर, इससे रिलेटेड एक और बीमारी पर जिस पर हमने बात की है, बाइपोलर डिसऑर्डर, उसके बारे में भी आपसे जानना चाहूँगी कि वहाँ पर कैसे काम करें, वहाँ उसको कैसे हील करें। देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर में चूंकि इमोशन के एक्सट्रीम पे जाते हैं, तो वहाँ पे सोशल मेजर की जरूरत ज़्यादा है। सोशल मेजर मतलब कि उस व्यक्ति को अच्छे फ्रेंड सर्कल की जरूरत है, अच्छे मेडिटेशन और स्वाध्याय की जरूरत है। जब वो बंदा रिलेटिवली बैलेंस स्टेट में है, उस समय परिवार वालों को, दोस्तों को चाहिए कि उनको पॉजिटिव एक्टिविटी में इंगेज करें, क्योंकि जब प्रॉब्लम है बाइपोलर में, तब मैनेजमेंट नहीं होता है। आइडियल रूप से जब सिम्टम अभी प्रोमिनेंट नहीं है,
उस समय अच्छी आदत अपने भीतर प्रैक्टिस कर लें, जैसे मेडिटेशन सीख लें, मेडिटेशन को अभ्यास किया करें, बुक रीडिंग की आदत डाल लें, पॉजिटिव स्पिरिचुअल सर्कल में या जहाँ भी सीखने को मिलता है वहाँ जाने करें। तो और जब एक्सट्रीम ऑफ इमोशन आता है, डिप्रेशन हो या मैनिया हो, खासकर डिप्रेशन में व्यक्ति को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर किसी को बाइपोलर पता चलता है या बाइपोलर का डाउट भी होता है तो उनके दोस्तों का भी एक धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि दोस्ती को निभाएं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में दोस्ती, अच्छी दोस्ती रेयर है। बाइपोलर लोगों को फ्रेंड्स की ज़रूरत है, अच्छे फ्रेंड्स की ज़रूरत है। अच्छा फ्रेंड बात करने के लिए भी हो तो मन हल्का हो जाता है और वो फ्रेंड उनको अच्छी जगहों पर ले जा सकता है। तो सोशल मेजर की ज़रूरत बाइपोलर में ज़्यादा है। सर और कैसे काम कर सकते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर में? एक्यूप्रेशर पॉइंट या कलर थेरेपी या म्यूजिक थेरेपी, क्या कुछ कर सकते हैं? हम सभी के प्रयोग कर सकते हैं बारी बारी से। एक्यूप्रेशर पॉइंट की बात मैं पहले कर देता हूँ। हमारी कलाई पर छोटी उंगली की लाइन की जड़ पे HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। अगर HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम रेगुलर रूप से दबाते हैं, और ध्यान रहे यह जो एक्यूप्रेशर करना है ये थ्रू आउट द टाइम करना है। जब प्रॉब्लम विशेष रूप से हो जाती है डिप्रेशन की या मैनिया की, मैनिया में तो व्यक्ति फिक्र नहीं करता, वो अपनी धुन में अपने काम में व्यस्त रहता है। डिप्रेशन में ज़्यादा चिंता सताती है। सिर्फ डिप्रेशन में करने की जरूरत नहीं है आइडियली, लेकिन चलिए अगर प्रॉब्लम डिप्रेशन में पता चली है तो डिप्रेसिव फेज में हम करें, जब पता चले तब करें और थ्रू आउट द टाइम करना है। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को अगर रेगुलर रूप से ठीक से करते हैं तो हमारा हार्ट ऑर्गन हेल्दी रहेगा, हार्ट की ची ऊर्जा अच्छी रहेगी, तो व्यक्ति जो है एक संतुलित जीवन, एक बैलेंस्ड हैप्पी जॉयफुल लाइफ जिएगा। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट की मसाज करने से हम काफ़ी हद तक इसे मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लाल रंग, रेड कलर थेरेपी कर सकते हैं HT7 पे। जो कलर थेरेपी होती है वो 6 घंटे के लिए होती है आइडियली। अगर हम एक बार लगाते हैं और फिर धुल गया तो बाद में दोबारा लगा लें, और दिन में करें तो ज़्यादा बेहतर है। रात में भी कर सकते हैं, लेकिन रात वाला कलर थेरेपी उतनी इफेक्टिव नहीं होती, दिन में की गई कलर थेरेपी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने ये दोनों मेंटल डिसऑर्डर के बारे में आपने हमसे बात की। हमारे व्यूअर्स को इसके द्वारा बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी नॉलेज मिली होगी जो वो अपने प्रैक्टिकल जीवन में अपनाएंगे, प्रैक्टिकली उनको अपनाएंगे, और ये जो समस्याएं हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनमें वो काफ़ी फ़ायदा इससे महसूस करेंगे। और इसके साथ ही जैसे आपने बताया बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, यदि इनमें से किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो उनसे मैं कहना चाहूँगी आप हमारा PMC हिंदी चैनल देखें, आपको और भी पॉजिटिव कॉन्टेंट मिलेगा। आप पॉजिटिव चीज़ों को जब आप देखेंगे तो अपने आप ही मेंटल डिसऑर्डर में आपको बहुत सारी हीलिंग आपको मिलने लगेगी। तो इसी के साथ सर आपका धन्यवाद देना चाहूँगी, आप यहाँ आए, आपने कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो दर्शकों इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। जाते जाते एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि आज के इस एपिसोड में हमने बात की है अल्जाइमर के बारे में और बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। आशा करती हूं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आज की जो नॉलेज आपको मिली है, जो ज्ञान हमने आपसे साझा किया, आप उसे अपने डे टू डे जीवन में उतारेंगे और इस तरह के कोई भी मेंटल डिसऑर्डर्स आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो इसी के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।